मैं डॉक्टर प्रबोध श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डीएस कॉलेज। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार ने हमें आदेश दिया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। हालांकि अगर सरकार की बात न भी करें तो मैं बहुत दिन से एक ऑनलाइन क्लास शुरू करने की कोशिश में था। ऐसा विचार था मेरा कि मुझे ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करनी चाहिए ताकि बच्चे जब चाहें तब इसे यूट्यूब पर देख सकें। चूँकि मैं बीएससी और एमएससी क्लास लेता हूँ, इसलिए जो लेवल ऑफ स्टडी होगा वो डेफिनेटली बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। और मैं ये कोशिश करूँगा कि उसमें इतनी जानकारी हो कि पीएमटी या नीट को देने वाले बच्चे भी अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहें तो मेरे लेक्चर से हो जाएगा। आज ये मेरे लेक्चर का पहला लेक्चर है सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको एल्गी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एल्गी आपने इंटर तक एल्गी के नाम से ही पढ़ी होगी। थोड़ी बहुत कुछ एल्गी के नाम भी आपने पढ़े होंगे, उनके डायग्राम्स वगैरह भी बनाए होंगे। अब उसके आगे मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने एल्गी को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है या उनकी किताबों में जो लिखा है वही जानते हैं, उस लेवल से स्टार्ट करूँगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एल्गी क्या चीज़ है और आज की डेट में उसकी क्या स्टेटस है। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एल्गी। तो आपको मैं ये बता दूं कि एल्गी जब हम लोग पढ़ा करते थे तो एल्गी शब्द का एक सिस्टमेटिक वैल्यू हुआ करती थी, मगर जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च बढ़ी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे रिसर्चर्स की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे इसकी सिस्टमेटिक वैल्यू भी घटती चली। पहले एल्गी नाम से जो है एक ग्रुप हुआ करता था, जिसे सबसे पहले लीनियस ने इस टर्म को दिया था, एल्गी। जब उन्होंने अपना स्पीशीज प्लांटेरम पब्लिश किया तो उन्होंने इसमें एल्गी शब्द का समावेश किया। एल्गी का अगर हम एटिमोलॉजी देखना चाहें कि एल्गी शब्द किससे आया है, तो लैटिन और ग्रीक, इन्हीं दोनों भाषाओं से ज़्यादातर साइंटिफिक टर्म्स का ओरिजिन माना जाता है। और मालूम नहीं है अभी भी बिल्कुल क्लियरली कि एल्गी का मतलब क्या है। लेकिन एल्गी अगर हम देखें तो सीवीड होता है। एल्गी माने सीवीड। इसका लैटिन में अगर हम और देखें तो इससे मिलते जुलते शब्द हैं एल्जेरीज। एल्जेरीज का मतलब होता है ठंडा होना, बट मुझे नहीं लगता कि सीवीड को हम ठंडे या गर्म से जोड़ सकते हैं। तो ये भी क्लियर नहीं है कि एल्जेरीज से एल्गी बना होगा। एक और शब्द है एलिजिया। जो एलिजिया शब्द है, इसका मतलब भी है बाइंडिंग
या लिपट कर चलने वाला, एंट्वाइंड। तो हो सकता है कि जब लीनियस ने शब्द इस्तेमाल किया हो तो उन्होंने लैटिन में कुछ देख कोशिश करी हो कि हम इस शब्द को कहाँ से लाते हैं। अब रही बात है ग्रीक लैंग्वेज में, तो ग्रीक लैंग्वेज में फाइकोस एक शब्द है जिसे हम इंग्लिश में फाइकोस लिखते हैं। तो अगर हम एक और शब्द का इस्तेमाल यहां करें एल्गी के संबंध में, जो है फाइकोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ मेरीन एंड फ्रेश वाटर एल्गी। तो ये फाइकोस इस ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति समझी जा सकती है। तो एटिमोलॉजी इसकी अभी क्लियर नहीं है कि वेयर डिड दिस वर्ड एल्गी और एल्गा कम फ्रॉम। तो खैर एटिमोलॉजी पे ज़्यादा नहीं जाना है, आपको केवल इतना याद रखना है, अगर कोई पूछता है कि एल्गी शब्द किसने कॉइंड किया था तो आप उसमें लीनियस का नाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि एल्गी है क्या, क्योंकि जो आज की हमारी नॉलेज है वो हमें ये बताती है कि एल्गी जिन भी चीजों का एक समूह है वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, यानी उनकी अगर हम फाइलोजेनी या जिसे हम हिंदी में वंशानुक्रम बोलते हैं, अगर हम इस चीज की कोशिश करें कि कोई, जैसा कि डार्विन ने कहा था कि जो आज की चीज है वो पिछले समय में जो प्रेजेंट थी चीजें उनका ही एक रूपांतरित रूप है, यानी अगर हम उनके पुरखों की को खोजते चले जाएं तो हमें पुराने जमाने में वो चीज जो प्रेजेंट थी वो मिलेगी, लेकिन वो आज के समय से डिफरेंट हो। तो अगर हम इसे फाइलोजेनी के रूप में देखते हैं तो जो एल्गी में इस समय ग्रुप किए हुए ऑर्गेनिज्म हम रखते हैं वो पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन शो करते हैं, यानी जितने भी ग्रुप आज तक हम पढ़े हैं या हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे उनका आपस में बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। तो आपस में संबंध चूंकि नहीं है इसलिए एल्गी शब्द को अब सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी नील कर दी गई है। केवल एक इनफॉर्मल वे में हम एल्गी बोलते हैं उन सभी यूकैरियोट्स को जो कि अपना खाना बना लेते हैं जनरली, means those eukaryotes either unicellular or multicellular, but they are capable of synthesizing their own food. तो वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स एल्गी होंगे, मगर शर्त ये है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्टेम, रूट और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि दे मस्ट बी ग्रीन, दे मस्ट बी ग्रीन एंड दे मस्ट possess a thallus-like body. Thallus means that kind of body in which we can't found where is a stem or root or leaf. So here the first requisite for the organism to be termed as an algae is that it must be green and must be thalloid in nature. लेकिन इतने से भी ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि वो एल्गी ही होगा।
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई चीज ग्रीन है और वो थैलॉइड है तो वो एक और चीज हो सकती है जिसे हम ब्राफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ब्राफाइट भी ग्रीन ही होगा और थैलॉइड होगा। दूसरा पॉइंट है कि कोई टिश्यू नहीं होगा। टिश्यू सिस्टम must be absent. Tissue means no epidermis, no parenchyma, parenchyma, no vascular system. तो अगर टिश्यू सिस्टम है तो वो क्या हो जाएगा? अगर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है तो वो फिर से ब्राफाइट हो जाएगा। यानी ऊपर के दोनों कैरेक्टर हैं। आप फिर से देखिए कि ग्रीन कलर है, थैलस है, और अगर टिश्यू है तो ब्राफाइट है, लेकिन ग्रीन कलर है, थैलस है, टिश्यू नहीं है, तभी एल्गी है। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि जो सेक्स ऑर्गन है वो नॉन जैकेटेड है। यानी उन सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ स्ट्राइल सेल्स की एक बनी हुई वॉल या जैकेट जिसे हम कहते हैं वो नहीं होगा। फिर ध्यान दीजिए कि अगर ऊपर के ग्रीन है, थैलस है, टिश्यू है और सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ एक स्ट्राइल सेल की एक वॉल है जो उस ऑर्गन को सराउंड करती है, प्रोटेक्ट करती है, तो ये मिलकर फिर से ब्राफाइट हो जाएगा। यानी ब्राफाइट और एल्गी में अंतर आपको स्पष्ट करते हुए चलना चाहिए। तो ग्रीन है, थैलस है, टिश्यू सिस्टम नहीं है और साथ ही साथ सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ कोई स्ट्राइल सेल की कोई वॉल नहीं है। इसे दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन बनाने वाली सेल्स हैं वो सारी की सारी फर्टाइल है। यानी कोई भी एक सेल जो किसी सेक्स ऑर्गन को डेवलप कर रही है वो सारी की सारी जितनी उसकी डॉटर सेल्स हैं वो सब फर्टाइल, यानी दे ईच ऑफ देम वुड फॉर्म अ फर्टाइल गैमीट। तो जितनी भी सेल होगी, मान लीजिए एक सेल का अगर सेक्स ऑर्गन है तो वो पूरा का पूरा फर्टाइल है। अगर वो 10 सेल से मिलाकर के बना है तो 10 सेल गैमीट्स बनाएंगे जो कि सिंगैमी में पार्ट लेंगे। चौथा पॉइंट है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप जानते हैं कि देयर इज अ सिंगैमी एंड सिंगैमी गिव्स राइज टू जाइगोट। अब जाइगोट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुरंत ही स्पोरोफाइट बनाए या एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जो कुछ देर के लिए डोरमेंट हो जाए, यानी कुछ देर तक डेवलपमेंट करे फिर उसका डेवलपमेंट रुक जाए। उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो। एम्ब्रियो वो चीज है जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है। तो फर्टिलाइज्ड एग क्या है? वो चीज है जो सिंगेमी के बाद जाइगोट में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर एम्ब्रियो नहीं है तभी वो एल्गी होगा, और अगर एम्ब्रियो है तो फिर से वो ब्राफाइट हो जाएगा। तो आप इसे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 पॉइंट जो है ये सारे के सारे ब्राफाइट से कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। तो स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट की जाइगोट अगर डेवलप कर रहा है डायरेक्टली स्पोरोफाइट में
तो बीच में कोई वो इंटरवेनिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है तो वो एल्गी होगा। अगर वो एक छोटा सा इंटरवेनिंग स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि कुछ देर बनने के बाद वैसे ही पड़ा रहता है तो उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं, तो वो ब्रायोफाइट हो जाएगा, एल्गी नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है कि आप जानते हैं कि देयर इज ए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच गैमेटोफाइट्स alternates with sporophytes, and then gametophyte form sporophyte, then sporophyte again form gametophyte. These are the two generations. इनकी बहुत अच्छी थ्योरी एफ.ओ. बावर है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी कि किस प्रकार स्पोरोफाइट आया, क्योंकि जो इसमें अगर कोई पूछ ले कि प्रिमिटिव जनरेशन कौन सी है तो डेफिनेटली वो गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट एक इंटरवेनिंग जनरेशन है जो दो गैमेटोफाइट के बीच में आती है एंड ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। एंड पहला डिप्लॉयड सेल क्या होता है? जाइगोट। और गैमेटोफाइट का पहला सेल क्या होता है? स्पोर्स। तो यहां आप ये भी जान लें कि स्पोर्स इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। तो अगर दो जनरेशन है तो दोनों जनरेशन, यहां कंडीशन है कि दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट होंगी, यानी गैमेटोफाइट अपना अलग ग्रो करेगा और स्पोरोफाइट अलग ग्रो करेगा। इन दोनों का आपस में खाने पीने या सपोर्ट के लिए कोई संबंध नहीं होगा। अगर संबंध होता है तो फिर से वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनिज्म ब्रायोफाइट की कैटेगरी में चला जाएगा बजाय एल्गी में रहने के। तो अभी हम जितनी भी एल्गी हमें नोन है उसमें अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है बीएससी एमएससी लेवल तक कि जिसमें कोई एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पर किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट रही हो। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये बताते हैं कि इतने सारे कंडीशन होंगे तो ही हम उन्हें एल्गी कह पाएंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है तो एल्गी में भी डिफरेंट अब ग्रुप्स कर दिए गए हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, बीएससी लेवल में आपके सिलेबस में वो नहीं कवर होते हैं, लेकिन फिर भी ग्रुप कर दिए गए हैं जिनमें इनके थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं। यहां एक चीज और देख लीजिए कि ये जो थैलस है, ये थैलस किसी भी एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलेंगे, लेकिन हम यूनिसेल को भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि थैलस होने के लिए मल्टी सेलुलर होना पड़े। अगर सिर्फ एक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, तो उसका भी जो बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो थैलस ही कहलाएगा। उसको हम बॉडी को क्या बोलेंगे? बॉडी को हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा की यूनिसेलुलर बॉडी ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। we will be rightly to say that the body of the Chlamydomonas is thalloid। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्गी को अगर डिफाइन करना है तो इन्हीं 5 पॉइंट्स का होना जरूरी है। इनमें से अगर कोई भी 5 पॉइंट नहीं है तो एल्गी में उस ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करने में फिर डाउट क्रिएट होगा। तो एक बार हम और इसे देख लेते हैं कि एल्गी होने के लिए क्या जरूरी है कि इट मस्ट बी ग्रीन। 100% नहीं है, लेकिन फिर भी वो ग्रीन होना चाहिए और ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि वो थैलॉइड होना चाहिए
यानी भले ही यूनिसेलुलर हो लेकिन फिर भी हम उसे थैलेसी बोलेंगे। और अगर मल्टी सेलुलर है तो उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई रूट, स्टेम और लीफ डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि टिश्यू सिस्टम नहीं है, जैसे कि कोई ग्रुप ऑफ सेल्स सेम वर्क करते हो, यानी एपिडर्मिस हो, कॉर्टेक्स हो, पिथ हो या स्टोमेटाई हो, इस तरीके से कोई सिस्टम ना हो। और अगर इसे हम आसान शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वैस्कुलर सिस्टम नहीं हो। चूँकि ये लार्जली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, इसलिए किसी भी लिक्विड को इधर से उधर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वैस्कुलर सिस्टम इज टोटली एब्सेंट। हाँ, थर्ड पॉइंट है कि सेक्स ऑर्गन अगर है तो नॉर्मली वो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन फिर भी अगर वो बहुत सारे सेल से मिलाकर बना हो तो भी जो उनका ग्रुप बनेगा उसके चारों तरफ कोई भी स्टेरॉइड वॉल नहीं होगी। फिर ये है कि जाइगोट जो है, जो कि डिप्लॉयड जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, वो ग्रो कर सकता है किसी भी तरीके से, लेकिन वो कोई इंटरवेनिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। वो इंटरवेनिंग स्ट्रक्चर जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। जो और एडवांस प्लांट ग्रुप हैं जैसे ब्राफाइट है, टेडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इनमें एक इंटरवेनिंग स्ट्रक्चर बनता है जो कि एम्ब्रियो कहलाता है। तो वो स्ट्रक्चर भी यहाँ पर एब्सेंट है। और हमने जैसा अभी पहले बताया था आपको कि दो जनरेशन होती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। फिर गैमेटोफाइट यानी अल्टरनेट करती हैं एक दूसरे को। तो दोनों जनरेशन जरूरी नहीं है कि किसी में प्रेजेंट हो, जो दिखाई दे मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन अगर प्रेजेंट हो, बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें प्रेजेंट भी होती हैं, तो वो दोनों जनरेशन भले ही आइसोमॉर्फिक हो या हेट्रोमॉर्फिक हो, यानी वो देखने में एक जैसी हो या एक जैसी न हो, तब भी वो एक दूसरे से उनका कोई संबंध नहीं होगा। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पर खाने पीने के लिए निर्भर करती हो। ऐसा बहुत एडवांस में जा कर के केसेस हैं जिसमें एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पर रहती है, लेकिन वो खाने पीने पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसा रेड एल्गी में होता है। हैबिटेट, तो हैबिटेट को अगर हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो ये कह सकते हैं आवास। यानी कोई भी जंतु या पौधा या कोई ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ पर है, उसका जनरल आवास कहाँ, घर नहीं, होम नहीं, आवास उसका। तो आवास भी आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी आर लिविंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। एक्वेटिक एनवायरनमेंट को हम दो भाग में बांट सकते हैं कि अगर वो फ्रेश वाटर है कि वो मैरीन है। दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है एक्वेटिक एनवायरनमेंट का, जिसमें हम एल्गी को बांट देते हैं कि ये फ्रेश वाटर एल्गी है कि ये मैरीन वाटर एल्गी है। उसके बाद अगर देखते हैं कि वो वाटर में भी कहाँ मिलती है, तो अगर वो सबमर्ज्ड कंडीशन में फ्री फ्लोटिंग होती है तो उसे हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं या सिर्फ प्लैंक्टन बोलते हैं, यानी प्लैंक्टोनिक टाइप ऑफ। अगर वो तलहटी में रहती है तो उसे हम बेंथोस या बेंथिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद और अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, अटैच्ड फॉर्म। ये अटैच्ड फॉर्म के भी और बहुत सारे टर्म्स हैं जो छोटे मोटे एग्जाम में आते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए जैसे मान लीजिए सैमोफाइट से यानी सैंड पर है, लिथोफाइट से यानी रॉक्स पर है,
या एपीफाइट्स है कि जल में ही है, यानी पानी के में ही है, लेकिन वो किसी और के ऊपर रहता हो। तो हम अटैच्ड को भी कई चीज में बांट सकते हैं, जैसे सेमोफाइट्स, लिथोफाइट्स, एपीफाइट्स या एपिजोई। तो सेमोफाइट सैंड पर, रॉक पर, ये दूसरे किसी प्लांट के ऊपर और दूसरे किसी एनिमल के ऊपर। तो अटैच्ड फॉर्म में हमने देखा कि हम इसमें ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। देयर में बी मोर काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑल्सो। आप जितना स्पेसिफिक जाएंगे ये हो जाता है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन भी है, अगर ये सबमर्ज्ड है, यानी कैसा है, पानी के अंदर डूबकर हो रहा है, लेकिन पानी और हवा के इंटरफेस पर हो रहा है, तब हम उस प्रकार की एल्गी को न्यूस्टोनिक एल्गी बोलते हैं। तो ये टर्म्स का अपना अलग एक भंडार होता है और ये इंडिविजुअल साइंटिस्ट पर डिपेंड करता है वो कितने तरीके के टर्म्स यूज करता है। तो ऐसा नहीं है कि यही सारे टर्म केवल यूज होते हैं, देयर मे बी मोर काइंड ऑफ टर्म्स ऑल्सो। तो अटैच्ड बेंथोस में ही ये सारे आते हैं कि बेंथोस में भी वो फ्री फ्लोटिंग हो सकता है या ज्यादातर अटैच्ड हो सकता है। तो अटैच्ड बेंथोस का केवल यही मतलब होगा कि अगर ये एक वाटर बॉडी है तो जो ये एरिया है ये सारा का सारा बेंथिक रीजन है और ये वाला जो एरिया है ये वाटर में सबमर्ज्ड कंडीशन है। अगर हम मैरीन को देखते हैं तो मैरीन में भी कुछ टर्म्स ऐसे यूज होते हैं, जैसे इंटरटाइडल जोन, टाइड्स आप जानते हैं, जिसे हम लिटोरल जोन भी कहते हैं। अगर ये इस बॉडी को अगर आप ओशन मान लें तो वो एरिया जितना पानी से बार बार ढक जाता हो और हट जाता हो टाइड्स आने पर, वो लिटरल जोन या इंटरटाइडल जोन कहा जाता है। अगर यहाँ पर अटैच्ड या फ्री फ्लोटिंग अवस्था में है तो वो एल्गी पाई जाएगी, और अगर थोड़ा सा गहराई में है तो वो सब लिटोरल जोन में आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डीपनेस या डेप्थ में नहीं पाई जाती हैं। केवल कुछ ही उदाहरण ऐसे हैं, जैसे नेविकुला एक डायटम है जो करीब करीब 360 फीट की गहराई तक मिलता है बस। क्योंकि हमने देखा है और रिसर्चर्स ने इसे ऑब्जर्व किया है कि जो सन की रेज है वो बहुत नीचे तक पेनिट्रेट नहीं करती। इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे, जितनी क्लोरोफाइसी है, ज़्यादातर ज़ेंथोफाइसी, क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी, इन सब के जितने भी मेंबर हैं वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं। लेकिन अगर एक मोटा मोटी हिसाब माने आप तो मैरीन एल्गी जितनी भी रेड और ब्राउन एल्गी है प्लस मोस्ट ऑफ द डायटम्स, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मगर ये आपके बीएससी लेवल के हिसाब से रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी का अगर आप नाम जानते हैं जो आपके कोर्स में है तो वो मैरीन ही होगा, और डायटम्स हैं वो भी मैरीन होगा। लेकिन रेड एल्गी में भी कई ऐसी स्पीशीज हैं जो फ्रेश वाटर होती हैं, और फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में बहुत कम स्पीशीज ऐसी हैं जो कि
फ्रेश वाटर हो। तो इसमें नंबर 1 था एक्वेटिक। नंबर 2 नेचुरली, अब इसका ऑपोजिट होगा टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल मीन्स कि ऑन द लैंड, यानी दे आर नॉट सबमर्ज्ड इन वाटर, दे नीड वाटर ओकेजनली। तो इसमें क्या हो सकता है कि वो ऑन दी सरफेस भी हो सकती हैं और बीनीथ दी सरफेस भी हो सकती हैं। ऑन दी सरफेस बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है या ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी या येलो ग्रीन एल्गी, ये भी आप देखेंगे कि ये सब क्या चीजें हैं। ये सारे के सारे ऑन दी सरफेस होते हैं। और बीनीथ द एल्गी, इसमें भी बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी जो जस्ट बिलो द ग्राउंड होती है, द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। वो आपको उनका जो मेजॉरिटी है वो थोड़ा सा अंदर जा करके ग्रो करता है। तो टेरेस्ट्रियल एल्गी है जिसमें कि कभी कभी एक किसी पेड़ों के ऊपर भी, यानी ट्री ट्रंक है उस पर भी मिलेगा। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल है ट्रेंटिपोलिया, ये जो है ट्री ट्रंक पर मिला करती हैं। और अगर हम वैसे देखें कि जो टेरेस्ट्रियल यानी उसको छोड़ करके ऊपर रहे, तो अगर ऐसे एल्गी के बारे में बात करना है तो हम उन्हें एरोफाइट्स बोल सकते हैं, यानी वो जो अबव द ग्राउंड है, ग्राउंड से कोई उनका संबंध नहीं है और ट्री पर बड़ी हाइट्स में मिलती है। तो इसमें बहुत सारी यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं। अभी उनके नाम मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब वो आप पढ़ेंगे तो आप उसे जान जाएंगे। और जो एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नाम मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रिट्जिएला। ये नाम है फ्रिट्जिएला। इसका नाम कभी आपने नहीं सुना होगा, नहीं ये आपके कोर्स में है, लेकिन एरोफाइट्स में फ्रिट्जिएला नाम आता है। और बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ये ग्रुप अब कंट्रोवर्शियल सा हो गया, कंट्रोवर्शियल नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द जो कंसेंसस है वो ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी ग्रुप से हटा रहा है, क्योंकि अब इसका नाम साइनोबैक्टीरिया रख दिया है। लेकिन फिर भी एक नया कंसेंसस पिछले 20 सालों में उभरा है, जो कि फाइलोजेनी को ड्रॉ कर रहा है। फाइलोजेनी डिसाइड कर रहा है किसके बेसिस पर, प्लास्टिड्स के। तो जहां वो प्लास्टिड्स के बेसिस पे डिसाइड कर रहा है, वहां ब्लू ग्रीन एल्गी को उन्होंने एक बेसल ग्रुप ऑफ दी एल्गी माना है। लेकिन फिर भी चूंकि अब इसमें बैक्टीरिया लाइक कैरेक्टर होते हैं, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी इज नाउ मोर ट्रीटेड along with bacteria as known as cyanobacteria. नेक्स्ट जो हैबिटेट है वो है स्नो, यानी बहुत सारी टेम्परेट रीजन्स की कंट्रीज हैं जिनमें जो ठंडक बहुत पड़ती है। तो ऐसे रीजन में स्नो पर बहुत सारी एल्गी ग्रो करती है माउंटेनस रीजन में। तो चूंकि बहुत ठंडे में रहती हैं, इसलिए उन्हें हम क्रायोफाइट्स बोलते हैं। और इनका जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं और अपने मात्रा के कारण ये स्नो को अपना एक स्पेशल कलर देती। जैसे मान लीजिए स्नो अगर ग्रीन हो जाए तो
वो किसकी वजह से होगा? क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, ये एक स्पीशीज है, ये एक स्पीशीज है जो स्नो को ग्रीन कलर देती है। इसी प्रकार पर्पल कलर या ब्राउनिश कलर वो एनसाइक्लोनीमा नॉर्डेन स्कियोल्डाई, एनसाइक्लोनीमा नॉर्डेन स्कियोल्डाई, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो जब पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा होती है तो ये पर्पल या ब्राउनिश कलर देती है। इसके बाद आता है कि ब्लैक कलर, यानी ब्लैकिश और बहुत डीप ग्रीन, तो ये स्कॉटिएला स्पीशीज है जो स्नो को डिफरेंट इस ब्लैकिश कलर देती है। तो क्रायोफाइट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये पूरे के पूरे लैंडस्केप का रंग बदल देते हैं जहां पर स्नोई माउंटेन्स होते हैं। फिर उसके बाद जो आता है अब टेरेस, अब देखिए हैबिटेट में यहाँ तक तो बहुत नॉर्मल आपको विजुअलाइज होने वाले हैबिटेट मिले, लेकिन अब आते हैं ऐसे हैबिटेट जो हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, स्पेशल हैबिटेट्स। स्पेशल हैबिटेट्स में नंबर 1 पर है सिम्बियोटिक, यानी बहुत सारी एल्गी ऐसी हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर के एक सिम्बियोसिस रिलेशनशिप में, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं। तो इसमें बहुत सारे फिर से ब्लू ग्रीन एल्गी के ही नाम हैं, जैसे एनाबीना है, साइकेडे सियरम, जो एनाबीना साइकेडे सियरम है, जो आपने देखा यहाँ साइकट्स हमने लिखा हुआ है, इसलिए ये किस में मिलेगा? साइकस की कोरोलाइन रूट में। इसी प्रकार नॉस्टॉक की भी तमाम स्पीशीज हैं जो एंथोसिरोस में मिलती हैं। इसी प्रकार बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो फंजाई के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना करके लाइकेन्स को बनाती हैं। तो ये स्पेशल क्या है? दूसरा है थर्मोफाइट्स। तो थर्मोफाइट्स में एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, यानी अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वहां पर बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी की स्पीशीज हैं जो मिलती हैं। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मीन्स dwelling in the high salinity, यानी जहां पर सैलाइन वाटर हो, जहां पर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हो, वहां पर हम हेलोफाइट्स बोलते भी हैं उन्हें, वहां पर रहती हैं। तो इसमें हेप्लोसाइफॉन, कुछ मैं नाम लिख दे रहा हूं,
और ऑसिलेटोरिया स्पीशीज हैं, और भी बहुत हैं, जैसे साइनेकोकस है, जो हेलोफिटिक रीजन में आपको मिलेगी। फिर चौथा है इपीफाइट्स। अब इपीफाइट्स में दो कैटेगरी तो हो ही गई कि अगर कोई एल्गी है तो वो किसी दूसरी एल्गी पर हो, ग्रो करे। ऐसा बहुत सारा ब्राउन एल्गी में होता है, और रेड एल्गी में भी होता है, ब्राउन एंड रेड। और एल्गी हो जो किसी एंजियोस्पर्मिक एक्वेटिक प्लांट पर हो, इपीफाइट्स कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं। जैसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके कोर्स में भी है, वो है ऊडोगोनियम। तो ऊडोगोनियम जो है, आपने देखा होगा हाइड्रिला प्लांट अगर देखा हो तो हाइड्रिला प्लांट पे अक्सर ऊडोगोनियम लगा हुआ मिल जाता है। या जो कीटोफोरा, ये भी एक ग्रीन एल्गी है जो कि सबमर्ज वाटर, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनकी लीव्स के ऊपर, या पेडिसल, पिटियोल, इनके ऊपर स्टेम है, ऊपर पोर्शन, इनके ऊपर ये अटैच्ड अवस्था में एपिफिटिक कंडीशंस में मिलती हैं। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम आपको दे रहे हैं। अगर कोई स्पेशल कोई सवाल ऐसा आता है, वो हम जब मैं अपना चैनल चालू करूंगा अभी, तो हम आपको अपना उसमें लिंक देंगे, तो आप उस पर पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो। इपीजोइक है, देखिए इपी माने ऊपर होता है और जोइक माने एनिमल। तो इपीजोइक बहुत सारे ऐसे एल्गी भी हैं जो मोलस्कन, शेल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, या फिश की गिल्स में करते हैं। जैसे फिश की गिल्स में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टाइजियोक्लोनियम। स्टाइजियोक्लोनियम जो है ये फिश की गिल्स में रहता है, और मोलस्कन शेल पे तो कोई भी अटैच्ड फॉर्म की एल्गी ग्रो कर सकती है, उसमें ऐसा कोई है नहीं। छठवां है एंडोजोइक। इसमें आप जानते हैं कि हाइड्रिला के अंदर जूक्लोरेला नाम का एल्गी उसके अंदर गट वॉल्स के सेल्स के अंदर रहता है, तो ये एंडोजोइक हो गई। इसी प्रकार से अगर हम और स्पेशल हैबिटेट देखें तो कुछ और बन सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। कोई कह देगा साहब एकदम ड्राइड रॉक पर हो, कोई कह देगा सबमर्ज रॉक पर हो, कोई कह देगा सैंड पर हो, कोई कह देगा कि हाँ सिर्फ मड्स पर हो। तो ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ सल्फर स्प्रिंग्स हों, हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैबिटेट बनाए जा सकते हैं, मगर उतना डिटेल की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ अबाउट हैबिटेट।